नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और विद्यार्थियों, एक और बात आपको मैं बताऊं कि ये वीडियो जो मैं आपको भेजता हूं तो इसकी क्वेश्चंस आप एक अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। तो विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स आपके। पहला जो पॉइंट है वो दे रखा है आपके कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट के जो विशाल भंडार मिले हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का मालदीव के साथ रक्षा सहयोग समझौता हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। किस प्रसिद्ध वकील व सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार मांगते हुए नई याचिका दायर की है? तो राइट आंसर है प्रशांत भूषण। विद्यार्थियों, ये प्रशांत भूषण जो है विवादों में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये अयोध्या मामले के दौरान भी इन्होंने जो है गलत बयानबाजी की थी, जिसकी वजह से भी ये चर्चा में आए थे। और 2009 में एक जो है कोर्ट की अवमानना का मामला भी इन पर चल रहा है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है तो ये भी कोर्ट की अवमानना का जो है मामला है। इन्होंने जो है एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो है अवमानना का इन पर जो है आरोप लगा। और इनको जो कोर्ट ने जो है इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया था। तो विद्यार्थियों, अब इन्होंने उस जो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो है न्यायालय की अवमानना का जो दोषी पाया और इनको जो है सजा सुनाई, तो अब इन्होंने यानी कि प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में दोष सिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर इनको जो है दोषी करार दिया है, और परंतु अब ये चाहते हैं कि जो है दोष सिद्धि के खिलाफ भी ये जो है सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका दायर करें। ये जो है अधिकार मांगना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने याचिका दायर की है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि न्यायपालिका के खिलाफ अवमानना वाले ट्वीट के लिए उन्हें दोषी करार दिया गया था और ₹1 जुर्माने की सजा दी थी। प्रशांत भूषण को 31 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 15 सितंबर तक जुर्माना की राशि जमा कराने का निर्देश दिया गया था। आदेश की पालना नहीं करने पर 3 महीने की जेल की सजा और 3 साल के लिए वकालत करने पर रोक लगा दी जाएगी। अपने ट्वीट के लिए दर्ज अवमानना मामले के अलावा प्रशांत भूषण 2009 के एक अन्य अवमानना मामले में भी जो है वो कोर्ट का सामना कर रहे हैं। यानी कि अवमानना मामले में भी जो वो एक केस का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनको जो है 15 सितंबर 2020 तक जुर्माना राशि ₹1 जो है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इनको जो है सजा भोगनी पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर वो जुर्माना राशि जमा नहीं कराते हैं तो फिर 3 महीने की जेल और 3 साल के लिए वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में बताया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सीताराम येचुरी किस पार्टी के महासचिव हैं जिनका नाम दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पूरक आरोप पत्र में सह षड्यंत्रकारी के रूप में दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर है माकपा, यानी कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। विद्यार्थियों, इसमें आपके जो अन्य पार्टी के नाम लिखे हुए हैं, भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका पूरा नाम, बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, और एक आपके तृणमूल कांग्रेस है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, यानी सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। और विद्यार्थियों, जो है दिल्ली में फरवरी 2020 में दंगों के मामले में
दिल्ली पुलिस ने पूरक आरोप पत्र में माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के अलावा स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव और एक अर्थशास्त्री जयंती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और कार्यकर्ता अपूर्वानंद और एक जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार राहुल राय के नाम सह षड्यंत्रकारी के रूप में दर्ज किए हैं। यानी कि इनके अलावा ये जो अन्य नाम मैंने आपको बताए, योगेंद्र यादव, जयंती घोष और जो है अपूर्वानंद, राहुल राय, इनके नाम भी सह षड्यंत्रकारी के रूप में दर्ज किए हैं आरोप पत्र में। यानी कि इन्होंने भी जो है षड्यंत्र में हिस्सा लिया, या यूं कि दिल्ली दंगों को जो है इन्होंने एक षड्यंत्र के तौर पर जो है उसमें भूमिका निभाई है, तो इसलिए इनका नाम भी उस आरोप पत्र में है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप कोरोना महामारी से पूरी तरह मुक्त है? राइट आंसर है अंटार्कटिका। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप पर अलग अलग देशों के अनुसंधान केंद्र हैं। तो यहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र स्थापित हैं अलग अलग देशों के, तो यहाँ पर रहने वाले अलग अलग देशों के वैज्ञानिक व अन्य लोगों की संख्या की बात करें तो लगभग 1000 के करीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अलग अलग देशों के वैज्ञानिक और अन्य जो लोग हैं उनके साथ 1000 के करीब लोग यहाँ पर इस महाद्वीप पर हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोरोना महामारी से मुक्त है अंटार्कटिका महाद्वीप। और अन्य महाद्वीपों के बारे में आप जानते ही हो विद्यार्थियों, जो है सब देशों में जो है ये कोरोना महामारी जो है फैली हुई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के लिए कहाँ बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक के प्रारंभिक सत्र में डिजिटल माध्यम से भाग लिया है? तो राइट आंसर है दोहा। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, आबू धाबी, तो आबू धाबी आप जानते हो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, काबुल आप जानते हो अफगानिस्तान की राजधानी है, तेहरान ईरान की राजधानी है, और ये दोहा जहाँ पर ये बैठक हो रही है तो दोहा कतर की राजधानी है। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर अब ये शांति अफगानिस्तान में, क्योंकि तालिबान आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में तालिबान जो है संघर्ष छेड़े हुए है, हमले करता है। तो तालिबान के साथ अमेरिका ने शांति समझौता किया था ताकि अफगानिस्तान में शांति की बहाली हो सके और अमेरिकी सैनिक जो वहाँ पर हैं उनको अमेरिका वापस बुला सके। तो इसलिए जो है इसके लिए शांति समझौता दोहा में ही हुआ था तालिबान और अमेरिका के बीच। तो अब वहाँ पर जो है शांति प्रक्रिया के लिए फिर से बैठक हो रही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है विद्यार्थियों, इसलिए इसको ध्यान रखना। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी इस बैठक में भाग लिया और उन्होंने क्षेत्रीय अखंडता पर बल दिया, और अफगानिस्तान की अखंडता पर बल दिया। और यहाँ पर ये समझौता जो प्रक्रिया चल रही है तो इससे अफगानिस्तान में शांति की आशा बनती है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की अराकोनम लोकसभा सीट से सांसद जगत रक्षण किस राजनीतिक दल से संबंधित है जिनकी 89 यानी 89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश प्रवर्तन निदेशालय ने दिया है? तो राइट आंसर है द्रमुक पार्टी। विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम अगर बोलें तो वो है डीएमके, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो द्रमुक पार्टी के ये नेता हैं। विद्यार्थियों, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून के कथित उल्लंघन के लिए जगत रक्षकन की 89 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, आगरकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किए गए अध्ययन के अनुसार कृष्णा गोदावरी बेसिन और अंडमान व महानदी के तट के निकट किसके व्यापक भंडार मिले हैं? तो राइट आंसर है मीथेन हाइड्रेट। विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी और दे देता हूं। केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करने वाले आगरकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किए गए एक अध्ययन के अनुसार कृष्णा गोदावरी
बेसिन, अंडमान व महानदी के तट के निकट जैव जनित मूल के मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार मिले हैं। विद्यार्थियों, एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि यह स्वच्छ ईंधन का स्रोत है मीथेन। और आगरकर अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यहाँ पर यह भी आपको जानना जरूरी है कि पुणे स्थित ये आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए अध्ययन के अनुसार कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन का कम से कम आकलन करें तो भी ये दुनिया में मौजूद कुल जीवाश्म ईंधन का 2 गुना है। इतना विशाल भंडार यहाँ मिला है। तो और एक और बात आपको मालूम होनी चाहिए कि केजी बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन को हाइड्रोकार्बन के समृद्ध स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको अतिरिक्त क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखना है कि केजी बेसिन हाइड्रोकार्बन के समृद्ध स्रोत के रूप में जाना जाता है, ये तो आपको याद रखना है ही। दूसरा, मैंने जो अभी आपको बताया वो ये कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो मीथेन हाइड्रेट्स के भंडार मिले हैं, तो मीथेन हाइड्रेट्स में मौजूद मीथेन का कम से कम जो आकलन जो किया है इन्होंने, तो वो माना है इन्होंने कि यह कुल जीवाश्म ईंधन का 2 गुना है, विश्व के कुल जीवाश्म ईंधन का 2 गुना है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया है पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान ने, जिन्होंने यहाँ पर अध्ययन भी किया है। तो आपको ध्यान रखना है आगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो पुणे। और किसके अधीन कार्य करता है ये संस्थान, तो ये भी आपको याद रखना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। देवधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ये किस राज्य में है, तो राइट आंसर है झारखंड। विद्यार्थियों, देवधर झारखंड का एक जिला भी है, तो यहाँ पर ही देवधर जिले में ही ये हवाई अड्डा बना है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से अब नवंबर के पहले सप्ताह में कुछ हवाई उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिंद महासागर के किस देश के साथ 10 सितंबर 2020 को रक्षा सहयोग समझौता किया है, तो राइट आंसर है मालदीव। विद्यार्थियों, ये समझौता 10 सितंबर 2020 को हुआ, परंतु ये जो न्यूज में दिया गया इसको, तो वो कल ही इसको न्यूज में दिया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, तो ये जो मालदीव का क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा और जानने की जरूरत है। विद्यार्थियों, मालदीव हिंद महासागर में है और द्वीपों के रूप में है मालदीव। तो मालदीव जहाँ पर चीन ने बहुत निवेश किया है और मालदीव को बहुत कुछ उधार दिया है, ताकि मालदीव को भी वो अपने नियंत्रण में ले सके। परंतु मालदीव के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, दोबारा नाम रिपीट कर रहा हूँ, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये मालदीव के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, तो ये भारत समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि इब्राहिम सोलिह से पहले जो राष्ट्रपति थे, उनके समय चीन ने यहाँ पर खूब निवेश किया और यहाँ के कुछ हवाई अड्डे भी का निर्माण कार्य भी किया। परंतु अब मालदीव को चीन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भारत ने मालदीव को सहायता राशि दी है, यानी कि सहायता दी है। अमेरिका भी मालदीव को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। और अब मालदीव के साथ समझौता भी किया है, यानी रक्षा सहयोग समझौता भी यूएसए ने किया है, ताकि चीन से मालदीव को पूरी तरह से वो मुक्त करा सकें। और क्योंकि मालदीव का एक रणनीतिक तौर पर महत्व है हिंद महासागर में, और क्योंकि आपको पता है विद्यार्थियों, चीन भारत को घेरने के लिए, हिंद महासागर में भारत को घेरने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का निर्माण चीन ने ही किया है, जिसका वो नौसैनिक अड्डे के रूप में उपयोग करेगा। इसके अलावा मालदीव की बात अभी मैंने बताई कि यहाँ पर भी इसको नियंत्रण में लेने के प्रयास के तौर पर चीन ने यहाँ पर ये निवेश किया। श्रीलंका की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका में भी
चीन ने बहुत निवेश किया है और वो वहाँ पर भी अपने जो है अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो हिंद महासागर में भारत को घेरने की रणनीति चीन ने चली है, परंतु अब मालदीव को एक तरह से चीन से पूरी तरह से मुक्त करा लिया जाएगा, या यूँ कहें कि चीन का जो मालदीव पर दबदबा बना हुआ था वो खत्म हो जाएगा इस समझौते से। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पश्चिमी एशियाई देश के साथ शांति समझौता किया है? तो राइट आंसर है बहरीन। विद्यार्थियों, आपके जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये पश्चिमी एशियाई देश हैं जिनको अब हम जो है अरब कंट्रीज के नाम से बोलते हैं। तो बहरीन। विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है इजराइल का समझौता करवाया था और हवाई उड़ानें भी जो है शुरू हुई यूएई और जो है इजराइल के बीच। परंतु अब यहाँ बहरीन के साथ अमेरिका ने जो शांति समझौता किया है, तो अब अमेरिका ने घोषणा की है कि अमेरिका बहरीन और इजराइल के बीच भी जो है समझौता करवाएगा। तो अगर ये समझौता होता है तो यहाँ पर इजराइल के साथ जो है इस बहरीन के भी संबंध यानी कि राजनीतिक संबंध हो सकेंगे, क्योंकि बहरीन के साथ इजराइल के कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। तो अमेरिका इनके बीच जो है समझौता कराने का प्रयास कर रहा है। तो अमेरिका ने खुद ने तो शांति समझौता किया है ही, और अब इजराइल के साथ भी इसके यानी बहरीन के जो है शांति समझौता करवाएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए संपत्ति आवंटन नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ऐसे कोषों को अपने कोष का कम से कम कितना प्रतिशत शेयरों में निवेश करना अनिवार्य होगा? तो राइट आंसर है 75%। यानी कि नए नियमों के तहत ये 75% शेयरों में निवेश करना अनिवार्य होगा। पहले नियम था 65% का, यानी कि जो है अपने कोष में से जो है कम से कम 65% शेयर में लगाना अनिवार्य था कंपनियों के लिए, म्यूचुअल फंड जो है कंपनी के लिए। परंतु अब 65% के बजाय 75% कर दिया गया है जो नए नियम के तहत। तो आपको ध्यान रखना है, पहले 65% था अनिवार्य शेयरों में निवेश करना और अब 75% कर दिया गया है। और तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।